जी सर, बस तकरीबन जी 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 ठीक है। आ गई है सर। तो देखिए, जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये तो खैर ऑब्वियसली आपको पता है, और कोर्स है हमारा सी एस जी एस सर। पी एम एस का। मेरा नाम भी आपको ऑलरेडी पता है, रज़ा अली शाह है, और मैं हूँ लेक्चरर इन फिजिक्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये तो आपको पता था। जी सर। जी सर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सी एस एस पी एम एस में किसको फिजिक्स ऑप्ट करना चाहिए। मतलब ये सबसे पहला सवाल, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मुझसे यही पूछेगा, आपने भी पूछा, मिसबा ने भी पूछा, कोई और भी लोग मशवरा करते हैं, तो किसको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक तो मुझ जैसे जिनका मेजर ही फिजिक्स है तो उनको करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जी सर। इंजीनियर्स विद गुड मैथमेटिकल स्किल्स एंड हैविंग इंट्यूशन फॉर दी सब्जेक्ट। अगर आपकी मैथ्स और फिजिक्स के लिए इंट्यूशन है तो फिजिक्स को आपको ऑप्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये तो एक दो बिल्कुल। जर्नल वो थे, और तीसरा मैंने वैसे ही लिख दिया कि इसके अलावा नहीं आना भाई, इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपने लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। अगर आप 1 और 2 नहीं है तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जिस तरह आपने कहा कोर्स कंटेंट पे मैंने कुछ किया है, पेपर 1 के अंदर आप देख लें, मैं एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। पेपर 1 में हमारे पास है मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कोर्स बन गया है, लेकिन इस तरह नहीं है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक हैं इस कोर्स में। एक एसोसिएटेड है मैकेनिक्स के साथ, और एक एसोसिएटेड है थर्मोडाइनेमिक्स के साथ। अब जो मैकेनिक्स है वो हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स है। और ये जो वेव्स एंड ऑसिलेशन है, यहाँ आप देखेंगे इंशाल्लाह जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे कि हम वही मैकेनिक्स के जो लॉज और प्रिंसिपल्स हम पढ़ के आए हैं उन्हीं को अप्लाई करेंगे। मतलब है फर्दर कोई नहीं जाएगा इसमें से, इस तरह से हट के कोई नई चीज इस तरह की हम नहीं पढ़ेंगे। मास सिवाय इसके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये थोड़ी बहुत चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स वैसे आपको थ्रू आउट द फिजिक्स जो है वो आपको हेल्प करती रहेगी, लेकिन ये वेव्स एंड ऑसिलेशन में बहुत ज्यादा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। यानी कि मुझसे अगर कोई पूछे कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं तो कहूंगा यार थर्मोडाइनेमिक्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन एज पर सी एस एस पी एम एस, आई थिंक just few topics are there, first law of thermodynamics, second third law, कुछ जो हैं इसके बाद थोड़ी दो चार बातें और हीट इंजन है, एंट्रोपी है, और कार्नो इंजन, इस किस्म की छोटी मोटी चीजें हैं। मतलब एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स अगर आप कहें तो वो तो खैर नहीं है इसमें, लेकिन कुछ थोड़ा सा स्मॉल सा पोर्शन है। इसी तरह मैकेनिक्स फ्लूइड्स का या वेव्स एंड ऑसिलेशन का मैंने कोर्स देखा सारा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है। वो जो मैंने बुक आपको दी है बताइए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, वो उस पर मैं आखिर में आऊंगा भी, उसका एक माइनर सा पोर्शन इन्होंने दिया हुआ है, वो भी कंप्लीटली इस कोर्स में नहीं है। मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह और वेव्स एंड ऑसिलेशन या फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे सर। पास है पेपर 2। अब ये भी छोटे से, इसके अंदर तो 4 टॉपिक्स हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है एटॉमिक फिजिक्स, और एक है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इस तरह से है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स भी यहाँ पर लिख दी हैं। एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हेलेडी, रेजनिक एंड वॉकर, ये आपको मिल गई है। दूसरी है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय बीजर, और तीसरी है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, ये हमने किसी दौर में पढ़ी थी, मुझे इसके आखिर का नाम नहीं याद है, लेकिन ये शान सीरीज की बुक है। और इसके बस आपको फर्स्ट 3 चैप्टर करने हैं, पूरी बुक नहीं करनी है। वैसे शायद मुझे सॉफ्ट फॉर्म में मिल भी जाएगी और मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर दूंगा। तो ये 3 बुक्स अगर आप कर लें तो आपका कंप्लीटली सब कुछ हो जाता है। स्मॉल पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ रह जाता है, लेकिन उसको
चॉइस पे बंदा छोड़ भी सकता है, और अगर ये पूरा पेपर तैयार हो जाए और उसके बाद आपके पास 1 वीक 2 वीक बचते हैं तो उसमें उसको तैयार भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से अगर मुझे कहा जाए पेपर बनाओ तो मैं या हाफ वेव रेक्टिफायर दूंगा या फुल वेव या ट्रांजिस्टर, इन 3 चीजों से हट के कोई चीज मैं नहीं देने लगा। तो फुल मतलब टोटल आपके पास 3 टॉपिक्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपके पेपर में आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स में भी बोहर एटॉमिक मॉडल एक है, अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी हमें उनमें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इतनी एडवांस नहीं है। वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक टफ ब्रांच है फिजिक्स की, लेकिन इतनी मुश्किल चीज़ें इन्होंने कोर्स में नहीं दी, थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगी है। ठीक है, बाकियों की निस्बत वैसे मुश्किल नहीं है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जो ये पेपर पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है। तो अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप क्या बताएंगे मुझे कि फिजिक्स क्या है? Sir, physics is basically a branch of science which deal with the matter, हम्म, energy and their mutual हम्म, relationship. जो ये हमने मतलब ना बेसिक्स में एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बातों को मतलब है मैं एग्री करता हूँ। वही बात आपने कि स्टडी ऑफ मैटर है, एनर्जी है, और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये है। अब हफीज भाई बात यह है कि आप अपने सराउंडिंग में देखें तो कोई ऐसी चीज जो मैटर भी ना हो और एनर्जी भी ना हो, वो मुझे बता दें। सराउंड में सर मीटर भी ना हो और एनर्जी सर ये तो आई कांट फोकस मीन मतलब आई हैव फॉर गॉटन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पूरी यूनिवर्स में देखें, माँ सिवाय या तो स्पेस टाइम है और या फिर मैटर एनर्जी है। तो ये जो हम छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि फिजिक्स इज द म्यूचुअल स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक्चुअली यूनिवर्स में इससे अलावा कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है। दूसरी, मैं अक्सर जब भी फिजिक्स को सोचता हूं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स करते हैं, इतने न्यूटन फोर्स लग रही है, इतने जूल हीट है, इतने पास्कल का प्रेशर है, इतनी लेंथ है, इतना फला है, इतना फला है, इतना फला है। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और याद रखें मेरी एक बात कि ये पेवरली क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होते हैं। फिजिक्स के अंदर पेवरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए जाते हैं। फिजिक्स पढ़ के मुझे सवाब होगा या नहीं होगा, मुझे मैं जन्नत जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा हूं, इसका फिजिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, उसी कंडीशन में मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, कोई एक और बंदा करे, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग करे या एक बहुत बड़ा काफिर करे, हम सब की जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट इज पेवरली क्वांटिटेटिव। ठीक है। और ठीक है जो सर। मैंने पहले बात की थी कि मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक्चुअली ये है स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये अल्टीमेट गोल है फिजिक्स का। हमारा मकसद आज से 3000 साल पहले भी और आज भी ये है कि यूनिवर्स क्या है और किस तरह से काम करती है। ये है एक्चुअल गोल भी, और यही स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये वैसे खैर एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, CSS PMS के साथ इसका कोई वो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में आपको थोड़ा सा कि फिजिक्स एक्चुअली हमारे पास क्या चीज होती है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ फिजिकल मॉडल्स हैं। अब फिजिक्स पढ़ने का मकसद मैंने लास्ट में लिखा था क्या है कि स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो यूनिवर्स किस तरह से काम करती है हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं। वो मॉडल्स जो हैं वो आज से हजारों साल पहले भी लोगों ने बनाए और आज भी बनाए। कोई मॉडल कितना अच्छा है ये इस पे डिपेंड करता है कि आया वो रियलिटी के कितने करीब है। यानी कि आपके पास एक मॉडल है, न्यूटन लॉज है। न्यूटन लॉज, आप एक बॉडी मूव कर रही है उस पर अप्लाई करके देखें, अगर वो आपकी रियलिटी को अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो
फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस पर आप न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो वो उस रियलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो न्यूटन का लॉ इतना अच्छा नहीं है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें डेमोक्रिटस का एटॉमिक मॉडल है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एटॉमिक मॉडल है। यानी कि आज तक जितने मैंने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं उनमें सबसे प्यारा एटॉमिक मॉडल जो है वो डेमोक्रिटस का है। डेमोक्रिटस का एटॉमिक मॉडल शायद आपने पढ़ा हो, शायद ना पढ़ो, लेकिन मैं अगर शार्ट, इसकी बहुत मजे की स्टोरी है पूरी, लेकिन मैं शार्ट अल्फाज में आपको बताऊं तो वो कहता है कि मैटर का जो इनडिविजिबल पार्ट है, जिसको पहुंच कर आप तोड़ नहीं सकते, वो मैटर का जो है एटम है। एटम असल में वर्ड ही ग्रीक लेटर जो वर्ड है एटमूज, उससे निकला है, और एटमूज का मतलब होता था अनब्रेकेबल, जो नहीं टूट सकता। तो इसके बाद भले हमने एक चीज को डिफाइन किया था कि ये एटम है, और इसकी फिर उसको तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फर्दर बहुत सी चीजें निकाल दी, लेकिन जो डेमोक्रिटस ने कहा था कि जो चीज अनब्रेकेबल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। तो जो चीज टूट गई वो डेमोक्रिटस का एटम नहीं है, ठीक है। आज से 3000 साल पहले उसने कहा है कि वो जो पार्ट जो टूट नहीं सकता, जो बिल्कुल फंडामेंटल है, वो एटम है। एक थ्योरेटिकल मॉडल है। सिमिलरली एरिस्टोटल ने एक बेसिक थ्योरी दी थी यूनिवर्स के अंदर फोर्सेस की, कि दुनिया में दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक है ग्रेविटी और एक है लेविटी। ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि आपको पता है, ग्रेविटी जिस जिस ये उस एरिस्टोटल ने कहा कि ये प्रॉपर्टी है एयर और वाटर की, ग्रेविटी, जो कि चीजों को नीचे की तरफ लेके आती है। और लेविटी वो फोर्स है जो कि सॉरी ग्रेविटी जो है वो जमीन और वाटर की वो प्रॉपर्टी है जो कि चीजों को नीचे की तरफ लाती है। और लेविटी जो है वो एयर और फायर की वो प्रॉपर्टी है जो चीजों को ऊपर लेके जाती है। मतलब है आज के दौर में एक बड़ा स्टूपिड सा लग रहा है, लेकिन एक मॉडल तो है यूनिवर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह सर, बिल्कुल केपलर्स समझ गया। लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन है, ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ मैंने इनको इसलिए भी लिखा क्योंकि ये आपके सीएसएस में अगर ग्रेविटेशनल से या रोटेशनल मोशन से इससे कोई चीज आती है तो केपलर लॉज, और अक्सर आते हैं, आपने पास्ट पेपर्स में देखा भी होगा बिल्कुल। कि केपलर लॉज जो हैं वो अक्सर इसमें आ जाते हैं। 3 लॉज हैं केपलर्स के, ठीक है। तो बड़े सिंपल से हैं, इतनी कोई उनके अंदर बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन है। सिमिलरली न्यूटोनियन मॉडल है यूनिवर्स का, जिसमें वो मोशन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को। 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक लॉ है, और एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड एक लॉ है। फिर इसी सेकंड लॉ जो है फोर्स और एक्सेलरेशन को, इसको आप एसोसिएट कर देते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ, और फर्दर आप उसको मतलब है वो कर सकते हैं, एनालॉजीज क्रिएट करके उसके अंदर किसी तरीके से टार्क और एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी उसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक अब है सर। न्यूटोनियन मॉडल से भी ज्यादा प्रिसाइज मॉडल जो है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। दो किस्म की टाइम theory, में बिल्कुल स्पेशल थ्योरी है और जनरल थ्योरी है। हमारा यहाँ भी जो कंसर्न होगा, जो फोकस होगा कोर्स कंटेंट में भी मैंने देखा है, वो स्पेशल थ्योरी पर है, जर्नल पर नहीं है। जर्नल जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिकली बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको टेंसर्स की और इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, और उसको ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वी आर लकी कि हमें वो नहीं है। सिमिलरली एक स्टैंडर्ड मॉडल है आजकल जो बड़ा आम हुआ है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, के क्वार्क्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मिलके मैटर को बनाते हैं। वो जो डेमोक्रेटिस जो बातें कर रहा था, किसी तरह से हम उस किस्म की बातें करने दोबारा लग गए हैं। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल भी है यूनिवर्स का, और मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एनर्जी की भी जो बेस है उसके मुतालिक, ठीक है। सिमिलरली ठीक है इसके सर। बाद कुछ हमारे पास, मैंने इधर एक तस्वीर भी लगाई है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रही है केपलर लॉस को, ऑर्बिट लॉ है या फिर एरिया लॉ है या लॉ ऑफ पीरियड्स है। तो ये तीनों जो डिफरेंट लॉज हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में इसी तरह डिफरेंट पिक्चर्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की मदद से इनको खैर देखा जाएगा।
कुछ अपकमिंग हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं जिन पे अभी तक कोई एग्री नहीं हुए फिजिक्स में। एक स्ट्रिंग थ्योरी है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ एनर्जी की स्ट्रिंग से बने हुए हैं जो कि वाइब्रेट कर रही हैं, वो प्लांक लेंथ पे कंसिस्ट करती हैं वगैरह वगैरह, और एक क्वांटम लूप ग्रेविटी। ये दो डिफरेंट अपकमिंग मॉडल्स हैं। मैं थोड़ा सा टिल्टेड हूँ स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ। बहरहाल ये है कि ये भी यूनिवर्स के में भी ये ऊपर वाले मॉडल्स से ज्यादा बेहतर हूँ। किसी टाइम में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो इनमें से किसी एक को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो और ऊपर वाले मॉडल से बेहतर मॉडल हमें मिल रहा हो। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट मैंने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यहाँ पर लिखा है। तो मतलब है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स अक्सर आपने नाइन्थ की बुक में या एफएससी की बुक में देखी होंगी, वो बहुत लंबी लिस्ट होती है। एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमारे पास जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी ब्रांचेस हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं। एक है मैकेनिक्स, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। मैकेनिक्स हमारी रिलेट करती है हमें मोशंस के साथ। मटेरियल ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके साथ जो चीज हमें एसोसिएट करती है वो है मैकेनिक्स। और यहाँ पर मैं फिर वही बात कि न्यूटोनियन मॉडल जो है उस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। फोर्स F इज इक्वल टू एम है, या फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, dp/dt है। इस पे टोटली हमारा फोकस ज्यादा होगा। कुछ रोटेशनल मोशन के अंदर ये प्लेनेटरी मोशन और जायरोस्कोप वगैरह और ये थोड़ी बहुत चीजें भी हम इसी मैकेनिक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, और इसके अंदर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसमें क्या कुछ है। One of the most beautiful and simplest branch of the physics is electricity and magnetism. हम लोग इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसमें आप अपने पास, अगर आपके पास पेन है तो नोट कर लें, हमारा मकसद 4 इक्वेशन डिराइव करना है। इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा मकसद 4 इक्वेशंस को डिराइव करना है, और वो 4 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल्स की इक्वेशन। एक है एक को कहा जाता है गाउस लॉ, एक को कहा जाता है एम्पियर लॉ, एक को कहा जाता है फैराडे लॉ। एम्पियर लॉ मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है, मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया है। और एक है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो जीरो होती है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारा टोटली फोकस ये 4 इक्वेशंस को डिराइव करना होगा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या मैग्नेटोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली मैं आपको जब इंशाल्लाह अगर हो गया, हमें मौका मिला तो जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक इक्वेशन डिराइव हो गई तो मतलब 1/4 हमारा कोर्स हो गया, 2 हो गई तो हाफ हो गया, 3/4 और 4 उसका हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जो है आजकल आपको पता है मुझसे ज्यादा बेहतर कि अब जो है ये एक बिल्कुल सेपरेट डिसिप्लिन है। जिस तरह केमिस्ट्री किसी टाइम फिजिक्स की ब्रांच थी, अब सेपरेट डिसिप्लिन है। मैं बायोलॉजी को भी फिजिक्स की ब्रांच ही समझता हूँ, और अक्सर मैं लोगों से कहता भी हूँ कि इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बट अ सेपरेट डिसिप्लिन टू दैट। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक न्यू डिसिप्लिन बन के हमारे पास आ गया है, बट कुछ थोड़े बहुत पोर्शन एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सर्विस का भी हमारे पास होगा। मॉडर्न फिजिक्स माय फेवरेट, और वन ऑफ द इजिएस्ट। अगर आपको इसका कंसेप्ट शुरू से समझना आना शुरू हो गया तो बहुत आसान है, और इसी को लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे। इसमें आपके पास आ जाती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस न्यूक्लियर टेक्निक्स, बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक टूल है जो कि इन बाकी ब्रांचेस को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स वो मैथ है जो कि हम ये बाकी फिजिक्स पे अप्लाई करते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप क्वांटम मैकेनिक्स को उठा के मैकेनिक्स पे भी अप्लाई करें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे करें, आपके रिजल्ट्स मोर प्रिसाइज होंगे। और एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जो कहता है कि आप जैसे जैसे मैक्रो लेवल की तरफ जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली इस मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है।
तो वो भी हमारे कोर्स का पोर्शन है, बीजर की बुक में है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 बातें हैं, नेचर के 4 लॉज हैं जिन पे हमारा फोकस होगा। इनको इन पे फर्ज है, इन लॉज का होल्ड होना फर्ज है। वो लॉज कौन से हैं, वो ये आपके सामने खुले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी के मैस और एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैस को आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, E इक्वल टू mc² है, और पेयर प्रोडक्शन है, एनहाइलेशन बिल्कुल ऑफ सर, मैटर है, ठीक। न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, बहुत सी हैं। मिलियंस ऑफ जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स के हिसाब से, मतलब मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मैटर जो है वो सन पे सिर्फ एनर्जी में मुसलसल कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैस में, या मैस अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकता है, एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है, बट दे रिमेन कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। अब आप देखेंगे कि मैकेनिक्स के लॉज को हम बिल्कुल ब्रेक करके छोड़ देंगे मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन हमेशा ये जो 4 लॉज लिखे हुए आपके सामने हैं, हम देखेंगे कि आया ये वैलिड हैं या नहीं, ये होल्ड कर रहे हैं या नहीं। किसी भी फिजिकल प्रोसेस में इन 4 चीजों का होल्ड होना फर्ज है, ये नेचर की तरफ से हम पे रिस्ट्रिक्शन है। और हम इनको देखते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में भी, किसी भी फिनोमेना में, कि आया ये लॉज होल्ड हो रहे हैं या नहीं। तो मैंने नीचे लिखा है ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, इनमें से कोई भी जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके अलावा ठीक है सर। इंटरेस्टिंगली बेसिक फोर्सेस इन नेचर भी 4 ही हैं। मैंने शायद इसको बाद में एडिट नहीं किया, या शायद किया, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉन्ग रेंज है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप इसको फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, 2 चार्जेस के दरमियान जो लगने वाली फोर्स है, कूलम्स लॉ शायद आपको याद हो, वो जो फोर्स है वो भी जी जी। लॉन्ग रेंज फोर्स है। वीक फोर्स है, बिल्कुल सर, जी। ये शायद आपने नाम ना सुना हो या शायद सुना हो, लेकिन वीक फोर्स जो है ये बिल्कुल सब एटॉमिक लेवल पे देखी जाती है। एक खास डिस्टेंस है, अगर उससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो फिर ये फोर्स नहीं लगती। मेरे ख्याल 10⁻⁻10 मीटर या इससे ज्यादा हो जाए तो फिर नहीं लगती, और इससे कम हो तो लगती है। बिल्कुल सर, सिमिलरली स्ट्रांग फोर्स बहुत ही स्ट्रांग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल फोर्स सर। से भी ज्यादा स्ट्रांग मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, और शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है। तो एक सवाल है ना कि न्यूक्लियाई की बात कर रहा था, कि उसके अंदर आप देखें तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं, और प्रोटॉन रिपेल, उनको रिपेल करना चाहिए बिकॉज कूलम रिपल्सिव फोर्स वहां पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बहुत ही स्ट्रांग किस्म का, मजबूत किस्म का शेल होता है, जिसको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब ये क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस जो है उनके दरमियान 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में है, तो वहां एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि है स्ट्रांग फोर्स। तो ये फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं, खैर ये तो एक एडवांस फिजिक्स का क्वेश्चन है कि वहां पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, और यहाँ जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उसको नाम भी हमने ग्लूआन्स का दिया हुआ है। ठीक है, कि बड़े ही अजीब किस्म के वो पार्टिकल होते हैं। खैर पार्टिकल फिजिक्स हमारा ज्यादा उस पर हम फोकस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये मैंने किया हुआ है, अच्छा मैं देखें बिल्कुल भूल गया था, लेकिन किया हुआ है। एक और यूनिफिकेशन हुई है कि वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स असल में देखिए एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन ये हैं एक ही किस्म की फोर्सेस, एक किस्म की फोर्सेस हैं, और नेचर में एक ही तरह से एक्ट करती हैं। आजकल हम इसको एक ही नाम देते हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रोवीक फोर्स।